नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स के नाम से मालूम चल रहा होगा, वैसे मिनरल्स जो किस में पाए जाएंगे, रॉक्स में पाए जाएंगे, मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में पाए जाएंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और इसके अंदर रॉक मिनरल्स के अंदर भी आपको केवल एक ही प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ना हुआ है, आपका लाइमस्टोन। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। लाइमस्टोन इज फाउंड इन रॉक्स, वही बात है जो हमने कहा। देखो रॉक मिनरल्स के नाम से मालूम चल रहा है, वैसे मिनरल्स जो कहाँ पे पाए जाएंगे, रॉक में पाए जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों में पाए जाएंगे। तो लाइमस्टोन हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि पत्थरों में पाया जाता है। तो लाइमस्टोन इज फाउंड इन रॉक्स विच इज कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। कहने का मतलब ये है कि लाइमस्टोन कहाँ पे मिलेगा आपको, रॉक्स में मिलेंगे, पहली बात। और ये लाइमस्टोन किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से या फिर कैल्शियम से और मैग्नीशियम कार्बोनेट से। ठीक है, ये चीज से मिलके हमारा लाइमस्टोन बना हुआ होता है। आगे इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक आपके सामने आ गया। हमने आपको 3 प्रकार के रॉक बताए थे, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो सेडिमेंट्री रॉक का मतलब होता है बेसिकली वैसे पत्थर जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, तो उसमें भी आपको लाइमस्टोन देखने को मिल जाता है। ठीक है, बेसिकली इस बात को आप याद रखना, यदि कुछ भी याद ना रहे इसमें, तो लाइमस्टोन बेसिकली आपको पत्थरों में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में भी ये मिल जाता है। अगला, लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। लाइमस्टोन का ज़्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सीमेंट जो आपका बनता है ना वो लाइमस्टोन से ही बनता है। हालांकि सीमेंट को बनाने में और भी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें से एक जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका लाइमस्टोन है। तो सीमेंट बनाने में लाइमस्टोन का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और साथ ही साथ लाइमस्टोन का हम लोग इस्तेमाल जो है ना ब्लास्ट फर्नेस में भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि जहाँ पे कि आयरन ओर को पिघलाया जाता है, आयरन ओर को पिघला के उससे आयरन को बाहर निकालना, वहाँ पे भी हम लोग लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली लाइमस्टोन का इस्तेमाल 2 जगह पर ज़्यादा होता है। पहला सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाने के लिए, और दूसरा कहाँ पे, आयरन ओर को पिघलाने के लिए। वहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस में, मतलब कि जहाँ पे आग आप दोगे, हीट दोगे, वहाँ पे हम लोग लाइमस्टोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा आयरन और पिघल सके और उससे हम आयरन प्राप्त कर सके। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगला है आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। देखो अभी तक आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स के बारे में आपने पढ़ा, यानी कि मिनरल्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये अब आपको पता चल चुका है। तो इतना क्या जो हमारे पास इतना कीमती चीज़ है, यानी कि जो हमारे पास मिनरल्स है, क्या इसको बचाना हमारा जिम्मेदारी नहीं है क्या? बिल्कुल जिम्मेदारी होना चाहिए। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। यानी हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि इतना कीमती चीज़ जो हमारे पास है, यानी कि मिनरल्स, इसको हम लोग कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं। देखा जाए पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, we are rapidly consuming mineral resources that required millions of years to be created। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग मिनरल्स को इतने तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो मिनरल्स का इस्तेमाल तेजी से तो हो ही रहा है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपको पता है यही मिनरल्स बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि मिनरल्स जो हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1 साल पहले बना था, 2 साल पहले बना था, नहीं। मिनरल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों लाख साल लग जाते हैं उसको बनने में। तो मिनरल्स का इस्तेमाल हम लोगों को बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा, जितना ज़रूरत हो उतना ही करना पड़ेगा। अननेसेसरी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में फ्री में मिल तो जाता है, लेकिन इसको बनने में बहुत समय लगता है। ठीक है, आगे, द प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन इज सो स्लो इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट्स ऑफ कंजप्शन। मतलब जिस रफ्तार से हम लोग आज मिनरल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस रफ्तार से हमारा मिनरल नहीं बन रहा है, उसके बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है। आप जरा इसको ऐसे इमेजिन करो कि जितना तेजी से हम लोग मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना तेजी से यदि मिनरल्स नहीं बनेगा तो क्या एक समय में मिनरल्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा इस्तेमाल करने का जो रफ्तार है वो ज़्यादा तेज है, मतलब कि हम लोग इस्तेमाल बहुत ही तेजी से कर रहे हैं, लेकिन बनने में इसको लाखों लाख साल लग जाते हैं। ठीक है, ये इसके पीछे बहुत बड़ा समस्या है। अगला, मिनरल रिसोर्सेज आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अच्छा नॉन रिन्यूएबल का मतलब आप क्या समझते हैं आप? जो रिन्यू नहीं हो सकता। मतलब ये हो गया कि ये मिनरल रिसोर्स हमारा ऐसा है जो कि रिन्यू नहीं हो सकता बार बार। तो कहने का मतलब ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करो, आप सावधानी से करो, सिंपल सा। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने इस्तेमाल किया तुरंत बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं।
इसको बनने में हज़ारों हज़ार साल, लाखों लाखों साल बन लग जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल है। फाइनाइट का मतलब सिंपल सा हो गया वही, मतलब कि मतलब है तो हमारे पास, ठीक है, लेकिन रिन्यू नहीं हो सकता, ये हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास एन एफर्ट शुड बी मेड इन ऑर्डर टू यूज आवर मिनरल रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। तो यहाँ पे हम लोगों को इतने कीमती मिनरल्स को बचाने के लिए कुछ कदम तो उठाना पड़ेगा। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए, बेसिकली हम लोगों को एक प्लान्ड मायने में, यानी कि एक प्लान बनाकर मिनरल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, अननेसेसरी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और खास करके सस्टेनेबल मैनर के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। सस्टेनेबल मैनर का मतलब होता है कि आज आपको मिनरल्स का जितना ज़रूरत है उतना आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन उसको आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा के रखो, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल मैनर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं समझना है कि मिनरल्स तो हमारे घर का चीज़ है, जितना इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, नहीं। मिनरल्स मतलब मिनरल्स पे हर किसी का अधिकार है। आप मिनरल्स को ऐसे इस्तेमाल करो कि आपका ज़रूरत भी पूरा हो जाए और आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा के रख दे, ताकि वो लोग भी इस्तेमाल कर सके। आगे, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज शुड बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। अब देखो होता क्या है ना, हमारे पास अलग अलग जगहों पर मिनरल्स तो हैं, लेकिन हमारे पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उसको बाहर निकाल सके और इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग उस मिनरल्स को भी बाहर निकाल सके जिसको हमने कभी निकाला ही नहीं था। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा मिनरल्स का कमी हमारे को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वही बात है। देखो आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे मिनरल्स तो है, लेकिन हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला, ठीक है। लेकिन कब पता चलेगा भाई, टेक्नोलॉजी एडवांस होना चाहिए, तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि किस जगह पर कौन सा मिनरल्स है, कितना है, कि उसका प्रॉपर्टी क्या है, ये सब हम लोग पता कर पाएंगे। तो बेसिकली मिनरल्स को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक अच्छा और एक बहुत ही बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मेटल्स शुड बी रिसाइकल्ड इन ऑर्डर टू कंजर्व आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। तो हमारे पास जो मेटल्स हैं, अच्छा आपने ना देखा होगा बहुत सारे रेल के पटरी के बगल बगल में ना, रेल का पटरी एकदम बेकार पड़ा हुआ रहता है, उसमें जंग लग रहा होता है, वो किसी काम का नहीं रहता। आपने जब भी आप रेल से ट्रैवल करते होंगे तो आपने देखा होगा कि पटरी के बगल बगल में रेल का पटरी रखा रहता है, उसमें जंग लग रहा होता है, वो किसी काम का नहीं होता, एक तरीके से वो बर्बादी तो हो रहा है। तो उस प्रकार के मेटल को क्या करना चाहिए, उस प्रकार के मेटल को रिसाइकल करना चाहिए, दोबारा उसको इस्तेमाल करना चाहिए, फैक्ट्री में ला के उसको पिघलाओ, दोबारा बनाओ। इससे ये होगा कि हमारा मिनरल्स फ्यूचर में आने वाला जो जनरेशन हमारा उसके लिए भी बचा रहेगा, ठीक है। बेकार में रखने से बढ़िया है कि उसको रिसाइकल कर दिया जाए, ठीक है। चलिए इस तरीके से हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मतलब इसमें आपने 5-6 पॉइंट में ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा जिससे हम लोग मिनरल्स को बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एनर्जी रिसोर्सेस। अब एकदम नाम से मालूम चल रहा है, ऐसा रिसोर्स जो कि आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सिंपल सा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, द रिसोर्सेस विच आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एनर्जी आर नॉन एज एनर्जी रिसोर्सेस। यानी कि वैसा रिसोर्स जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए, उस प्रकार के रिसोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी रिसोर्स कहेंगे। मतलब कि जिस चीज से आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो, एनर्जी जनरेट हो, उसी को हम लोग कह देंगे एनर्जी रिसोर्सेज। अच्छा इसका ना एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, जो बिजली आता है, पता है इसको बनाने में सब बहुत बड़ा योगदान ना पानी का भी होता है, बहुत बड़ा योगदान पानी का होता है, बहुत बड़ा योगदान कोयले का भी होता है, कोल का। तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा, एनर्जी रिसोर्स कहलाएगा। सिंपल सा बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला पॉइंट है इसमें हमारा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, हीटिंग, लाइटनिंग एंड टू रन व्हीकल्स एंड मशीनरी इन इंडस्ट्रीज। एनर्जी का मतलब आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, एनर्जी का मतलब आपको क्या यहाँ पे कुछ ताजगी ऐसा कुछ समझ रहे हैं क्या, नहीं। एनर्जी का मतलब आप यहाँ पे ये समझो जिससे आपको हीट मिल सके, जिससे आपको लाइट मिल सके, जैसे आपका घर में जो आपका बिजली आ रहा है, क्या आपका एनर्जी है। आप गैस जला के खाना बना पा रहे हैं, गैस क्या आपका एनर्जी है। आप कार चला पा रहे हैं, लेकिन कार चलाने से पहले आप उसमें क्या डालते हो, डीजल, पेट्रोल, ये सब डालते हो, आपका एनर्जी है। तो ये सब का इस्तेमाल हम लोग अपने अलग अलग एक्टिविटी को करने के लिए करते हैं। चाहे आपको इंडस्ट्री में मशीन चलाना हो, घर में खाना बनाना हो, हीटिंग करना हो, लाइटनिंग करना हो, तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी तो चाहिए होता है। चाहे वो एनर्जी आप अपने गैस जो सिलेंडर है उसके रूप में दो,
डीजल है उसके रूप में दो, पेट्रोल है या फिर उसके रूप में दो, या फिर बिजली, घर में बिजली है उसके रूप में दो। बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको एनर्जी का इस्तेमाल अपने एवरीडे लाइफ में अलग अलग रूप में करना पड़ता है, और हम लोग करते भी हैं। आगे, एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। वही बात है जो हमने आपको कहा कि आपको एनर्जी कैसे मिलता है। एनर्जी बेसिकली आपको कोयले से मिलता है, पेट्रोलियम मतलब डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब से मिलता है। नेचुरल गैस मतलब कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी जिसको हम लोग कहते हैं, उससे मिलता है। यूरेनियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन्हीं सब चीज़ों से आपको एनर्जी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी रिसोर्स को हम लोग दो अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला होगा हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा होगा आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग केक, कैटल डंग केक, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं अपने बिहार में, गोईठा। बेसिकली गाय के गोबर से बनता है। अगला है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। ये सब का सब हमारा एग्जाम्पल किसका है, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है। ठीक है। अगला, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड सोलर एनर्जी, विंड पावर, टाइडल पावर, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। ये सब एग्जांपल हो गया आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपने क्या एक चीज़ गौर किया, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में वो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जिसको कि आप एक बार इस्तेमाल करोगे और वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपका फायरवुड यानी कि लकड़ी आप इस्तेमाल करते हैं, एक बार ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से कैटल डंग का जो केक होता है, मतलब कि गोईठा जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में, जो गाय के गोबर से बनता है, वो भी एक बार इस्तेमाल करो ख़त्म हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, एक बार आप इस्तेमाल करते हैं ख़त्म हो जाता है। तो ये सब हमारा यानी कि इस्तेमाल करने पर जो ख़त्म हो जाए वो अब आपका आएगा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। लेकिन जो इस्तेमाल करने पर कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता वो अब किस में आएगा, नॉन कन्वेंशनल में आएगा। जैसे सोलर एनर्जी, क्या सनलाइट कभी कम हो सकता है क्या, खत्म हो सकता है क्या, कभी भी नहीं। कभी हवा खत्म हो सकता है क्या, कभी नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हमारे ऐसे आते हैं एग्जाम्पल जो कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया। गांव का बात करें, इंडिया के जो अधिकतर गांव वाले हिस्से हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पे ज़्यादातर जो इस्तेमाल है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। पहला बात तो फायरवुड यानी कि लकड़ी का जलाने के लिए, और दूसरा कैटल डंग केक यानी कि गाय के गोबर से, भैंस बैल इन सब के गोबर से जो हमारा गोईठा बनता है, हम लोग आम भाषा में अपने बिहार में गोईठा कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा अपने गाँव में करते हैं एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। हालांकि अक्सर यदि देखा जाए ना तो हमारे बिहार में आज भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे खाना बनाने के लिए आज भी लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, काऊ डंग केक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं आज भी। अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट, मोर देन 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूरल हाउसहोल्ड इज मीट बाय फायरवुड एंड कैटल डंग केक। देखो, एक एस्टीमेट लगाया गया है, यानी कि एक अनुमान लगाया गया है कि हमारे भारत के गांवों में, समझिएगा, ये एक रिपोर्ट के तहत ये पता लगाया गया है कि हमारे इंडिया के अधिकतर गांवों में आज भी 70% जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो किससे पूरा हो रहा है, लकड़ी और काउ जो आपका गाय का बेसिकली गोबर का वो जो बनता है जलावन, उसी से हो रहा है हमारा। कहने का मतलब ये है कि आज भी इसका क्रेज बरकरार है। बात समझ आ रही है। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।